कलेक्टर साहब के घर पर एक बुजुर्ग महिला आती है जिसने एक गठरी सर पर रख रखी है। उस गठरी से कुछ नए कपड़े बाहर की तरफ निकले हुए हैं और शायद देखने में लग रहा है कि उस गठरी में कुछ खेल खिलौने भी हैं। अब वो बुजुर्ग महिला वहां पर आकर गार्ड से कहती है कि बेटा अंदर से क्या तुम मेरे बेटे को बुला सकते हो। तो गार्ड एकदम से हैरान हो जाता है कि एक कलेक्टर साहब की माँ की हालत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वो कहता है कि माँ जी क्या आप सच में ही कलेक्टर साहब की माँ हो। तो वो कहती है कि अरे हाँ मैं उसकी माँ हूँ, तो एक बार जाकर बता। वो भागा दौड़ा मेरे पास आएगा और गार्ड जैसे ही अंदर जाकर कहता है कि साहब जी कोई बुजुर्ग महिला आई है और वो कह रही है कि मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ, अब उसे क्या जवाब देना है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ मेरी कौन सी माँ है। और यहाँ पर कलेक्टर साहब की पत्नी और कलेक्टर साहब का एक गोद में बच्चा होता है, वो तीनों ही बाहर आते हैं। और कलेक्टर साहब उस बुजुर्ग महिला को देखकर कहते हैं कि अरे माँ जी आपको कोई धोखा हुआ है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप गलत जगह आ चुकी हो। लेकिन वो बुजुर्ग महिला कहती है कि नहीं बेटा, मैं बूढ़ी भले ही हो गई हूँ लेकिन मेरी नजरें आज भी बहुत तेज हैं और मुझे पता है तू ही मेरा बेटा है। लेकिन कलेक्टर साहब गुस्से में कहते हैं कि नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ, किस वहम में जी रही हो। और वहां से कलेक्टर साहब अपने परिवार के साथ अंदर चला जाता है। वो बुजुर्ग महिला भावुक हो जाती है और जो वहां पर गार्ड खड़ा है वो उस महिला को देखकर दुखी हो जाता है क्योंकि वो काफी बुजुर्ग होती हैं। तभी वो महिला कहती है गार्ड से कि बेटा तुम मेरा एक काम कर सकते हो। तो गार्ड कहता है कि हाँ माँ जी बताइए, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो बहुत अच्छी बात है। तो वहां पर वो कहती है कि बेटा मेरी एक चिट्ठी लिख दे क्योंकि मुझे अब लिखा नहीं जाता। और यहाँ पर वो माँ उस गार्ड से एक चिट्ठी लिखाती और कहती है कि बेटा जब भी तुम्हारे कलेक्टर बाबू घर से बाहर आए अकेले में तो ये चिट्ठी उनको दे देना। दोस्तों एक बुजुर्ग महिला ने उस चिट्ठी में क्या लिखवाया था और जब गार्ड ने ये चिट्ठी लिखी तो वो भी भावुक हो जाता है और उसकी आंखें भर आती हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कोई बेटा ऐसा भी हो सकता है। बुजुर्ग महिला ने चिट्ठी में क्या लिखा था और क्यों कलेक्टर साहब ने एक बुजुर्ग महिला को पहचानने से मना कर दिया। क्या सच में ही वो महिला उसकी माँ नहीं थी? अगर माँ थी तो फिर पहचाना क्यों नहीं? इन सभी बातों के आप लोगों को जवाब जानने हैं तो वीडियो को आगे देखना होगा मेरे साथ और सुनना होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है बिहार के एक गाँव से। बिहार के एक गाँव में किशन सिंह नाम का व्यक्ति रहता है। इनकी पत्नी का नाम साधना होता है। साधना और किशन सिंह बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छी मेहनत मजदूरी करते हैं। इनकी थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा भी गांव में है। और यहाँ पर शारदा एक बच्चे की आस में अपनी जिंदगी को गुजार रही है। क्यों गुजार रही है? क्योंकि दोनों पति पत्नी के पास एक भी संतान नहीं है और काफी इनकी उम्र हो चुकी है। उम्र भी बहुत ज्यादा हो जाती है लेकिन अभी तक इनके घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। इन लोगों ने हर वो मंदिर, हर वो गुरुद्वारा, सब जगह अपना माथा टेका है लेकिन इनके घर में संतान नहीं आई है। जैसे ही शारदा से कोई कहता कि तू वहां पर चली जा, वहां पर दवाई मिलती है और बच्चा होता है, तो शारदा वहीं पर पहुंच जाती है लेकिन कहीं से भी इसकी बात नहीं बनती है। और दोस्तों इन्हीं सभी चीजों के बीच में जो किशन सिंह होता है शारदा का पति, वो शराब का सेवन करने लगता है। क्यों करने लगता है? कि उसका सोचना होता है कि हमारी कोई संतान तो है नहीं और मैं क्या करूंगा इस जमीन के टुकड़े का, क्या इस घर का करना, किसके लिए कमाना। तो वो शराब के नशे में हरदम डूबा रहता है। वो शराब के नशे में डूबा रहता है। पत्नी फिर भी आस नहीं छोड़ती है, जगह जगह से दवाई लेती है। और दोस्तों एक दिन शारदा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। शारदा जब ये खुशी अपने पति को बताती है तो किशन सिंह की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो खुशी में और ज्यादा शराब पीता और वो बीमार हो जाता है। जब वो बीमार होता है और शारदा अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पर उनका चेकअप कराती है तो वहां पर पता चलता है कि इनको कोई शराब की वजह से गंभीर बीमारी हो चुकी है। जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो गल चुके हैं और ये ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। शारदा को एक झटका लगता है कि इतने दिनों से हमने जिस चीज की आस करी थी वो चीज अब मिली है, तो अब मेरे पति ठीक नहीं है और डॉक्टर ने कह दिया है कि इनका कोई इलाज नहीं है। शारदा रोने लगती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। दोस्तों समय किसी के लिए नहीं रुकता है, धीरे धीरे वक्त आगे चलता है। शारदा का पेट आगे की तरफ निकलने लगता है। उधर पति दिन पर दिन खाट में टिकने लगता है और वो बिल्कुल अंत समय तक पहुंच जाता है। शारदा को 8वां महीना चल रहा था तभी उसके पति इस दुनिया से चले जाते हैं बीमारी के कारण और शारदा अब अकेली रह जाती है। एक गर्भवती महिला टूट जाती है, उसके इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है कि उसके पैर भी कांपने लगते हैं।
पड़ोसी सोचते हैं कि ये बच्चे को जन्म कैसे देगी, इतनी ज्यादा कमजोर है। अब जो शारदा का पूरा पड़ोस होता है वो बहुत अच्छा पड़ोस होता है और शारदा को खाने पीने का पूरा ध्यान रखा करता। उसके पति की भी अंतिम क्रिया पड़ोसी ने ही की थी दोस्तों। और यहाँ पर शारदा को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसमें थोड़ी सी जान तक आ जाती है। लेकिन जब वो बच्चे को जन्म दे रही थी हॉस्पिटल में, तब भी उसके दिमाग में उसके पति का ही फोटो छप रहा था कि वो कितने खुश होते अगर उनको पता चलता कि हमारा बेटा हुआ है। क्योंकि प्रसव पीड़ा के बाद शारदा ने एक बेटे को जन्म दिया था। और दोस्तों यहाँ पर शारदा कभी तो खुश होती है और कभी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। बेटे को जन्म देती है, जन्म देने के बाद घर आ जाती है, पड़ोसी कुछ मदद करते हैं, 1 महीने की हो जाती है, बेटे का नाम रंजीत रखती है और दोस्तों जिंदगी आगे चलने लगती है। अब शारदा देखती है क्योंकि उसके पति ने शराब के नशे में जो जमीन का टुकड़ा था वो भी पहले ही बेच दिया था, तो शारदा के पास अब दूसरों के घरों में मजदूरी करने के अलावा कोई भी काम नहीं रहा था। तो यहाँ पर शारदा अपने बच्चे को भी संभालती, रंजीत को भी, और दूसरों के घरों में काम किया करती। अब उसका बेटा धीरे धीरे स्कूल जाने लगता है। रंजीत स्कूल जाता है। स्कूल जाते जाते 8वीं क्लास में रंजीत पहुंच जाता है। दोस्तों शारदा की एक हिम्मत की बात आप लोगों को बताएं, उसने कई घरों में काम किया था और उस काम करने के बाद अपने बेटे को एक हाई फाई स्कूल में शिक्षा दिलाई थी, जहां पर जिन घरों में वो बड़े बड़े घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती, उन्हीं घरों के बच्चों के साथ अपने बेटे रंजीत को पढ़ाया था। ये बात बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि शारदा का सोचना था कि मैं इस पैसे का क्या करूंगी, बेटा पढ़ लिख जाएगा वही मेरे लिए बहुत है। और जब शारदा अपने बेटे की खैर खबर स्कूल में लिया करती तो मास्टर शारदा के बेटे की बहुत तारीफ किया करते। अब बेटा रंजीत 9वीं क्लास में आ जाता है और यहाँ पर एक समस्या आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों जो शारदा के बेटे के साथ और भी बच्चे पढ़ा करते तो वो शारदा को अपने घर में काम करते हुए देखा करते। और शारदा जब अपने बेटे को 9वीं क्लास में जो रंजीत पढ़ रहा है उसे लेने के लिए स्कूल जाया करती, तो वो बच्चे ताने मारा करते कि अरे तुम्हारी माँ तो काम वाली बाई है, हमारे घरों में काम किया करती। तो रंजीत इस बात से चिढ़ जाता है और एक दिन वो अपनी माँ से बोल ही दे देता है, कहता है कि माँ तुम मुझे लेने के लिए मत आया करो, मेरे साथ के बच्चे मुझे ताना मारते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हें बाई कहकर बुलाते हैं। शारदा यहाँ पर थोड़ी सी गुस्सा होती है, विचार करती है, लेकिन इसके बाद वो शांत हो जाती है, कहती है कि बात तो सही है, इसे शर्मिंदगी महसूस होती होगी। अब शारदा कहती है कि हाँ बाबा ठीक है, तू बड़ा हो चुका है, मुझे पता चल चुका है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आऊंगी। और यहाँ से और आगे वक्त निकलने लगता है। रंजीत जो पढ़ाई में इतना फोकस करता है कि 12वीं क्लास वो टॉप करता है। और यहाँ पर टीचर भी कहते हैं शारदा से, जब कभी एक आधी बार शारदा उनसे मिला करती, कि भाई तुम्हें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना है, क्योंकि ये लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है और ये जरूर हो ना हो कोई ना कोई ऑफिसर बनेगा। तो शारदा भी इस बात को अपने पल्ले में गांठ बांध कर रख लेती है और अपने बेटे की पढ़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ती है। 12वीं होने के बाद शारदा का बेटा कहता है कि माँ मुझे और अच्छा पढ़ना है, मैं बड़े शहर जाऊंगा। तो यहाँ पर शारदा कहती है कि बेटा तू पैसों की चिंता मत करना, तुझे जहाँ पढ़ना है तू वहां पर पढ़, मैं तेरी पढ़ाई में पूरे पैसे लगाऊंगी, भले ही मुझे 10 घरों का झाड़ू पोछा करना पड़े। दोस्तों यहाँ पर शारदा करीबन 10 बजे तक दूसरों के घरों में काम किया करती, रात के 10 बजे तक, और अपने बेटे की जो बड़े शहर की पढ़ाई थी रंजीत की उसे कराती है। और पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर रंजीत जो होता है वो कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने की खुशी रंजीत अपनी माँ को फोन पर ही दे देता है, तो उसकी माँ बड़ी खुश होती है। और यहाँ पर जब बेटा कलेक्टर बनता है तो रंजीत की माँ जो शारदा होती है वो काफी बुजुर्ग हो चुकी थी। अब इसके बाद बेटा कहता है कि माँ अब तुम्हें कुछ दिन और काम करना पड़ेगा जब तक मेरी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद तू ये काम छोड़ देना। और दोस्तों रंजीत ट्रेनिंग पर चला जाता है। ट्रेनिंग पर रंजीत चला जाता है, फोन पर बातचीत होती रहती है। शारदा ने भी अपना काम कम करना शुरू कर दिया है और उधर रंजीत को ट्रेनिंग पर ही एक लड़की से प्यार हो जाता है जो उसी की लाइन की होती है। और यहाँ पर जब उस लड़की से प्यार होता है तो रंजीत उस लड़की से कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और रंजीत अपनी माँ को बिना बताए वहां पर शादी कर लेता है। शारदा जब अपने गली मोहल्ले में ढिंडोरा पीटती है कि मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा बेटा कलेक्टर है, तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। कहते हैं कि ये बुढ़िया तो सभी को पागल बना रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक झाड़ू पोछा करने वाली महिला का बेटा कैसे कलेक्टर बन सकता है। और दोस्तों रंजीत की एक और बात थी,
वो जब से कलेक्टर बना था एक बार भी अपनी माँ को मिलने के लिए नहीं आया था और उसकी माँ हमेशा कहती कि बेटा तो मुझे कब मिलाएगा अपने आप से मिलने के लिए। तो रंजीत कहता कि माँ सही समय आने दो, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अब उधर रंजीत ने एक लड़की से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो अपनी नौकरी करने लगता है। जहाँ का वो कलेक्टर बना है वहीं पर एक अच्छा सा घर लेता है। वो सरकारी घर में भी नहीं रहता है, एक अपना अलग से घर लेता है क्योंकि सारी तनख्वाह है और कोई खर्चा उसका है नहीं। तो यहाँ पर वो एक अच्छी जिंदगी जीने लगता है। अब कुछ दिन बाद वो अपनी माँ के सामने इस बात को कहता है फोन पर कि माँ मैंने शादी कर ली। शारदा ये बात सुनते ही भावुक हो जाती है क्योंकि उसने अपने बेटे के लिए सपने देखे थे कि मैं अपने बेटे की शादी ऐसे करूंगी, ऐसे घर में करूंगी। लेकिन वहां पर शारदा रोने लगती है। रंजीत कहता है कि माँ रोने की कौन सी बात है, मुझे लड़की पसंद थी तो मैंने शादी कर ली, इसमें रोने जैसी कोई भी बात नहीं है। तो शारदा अपने आंसू पोंछती और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, कम से कम बहू को मुझे दिखा तो दे, मेरे पास ले आ या मुझे अपने पास बुला ले। लेकिन रंजीत अपनी माँ को फिर भी अपने पास नहीं बुलाता है। कैसे बुलाता? जिस लड़की से शादी की है उसे तो ये बता रखा है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, लेकिन अपनी ही पत्नी से चुपके चुपके अपनी माँ से बात किया करता। अब दोस्तों कुछ और समय निकलता है। समय निकलने के बाद रंजीत के घर एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद रंजीत अपनी माँ को दूसरी खुशखबरी देता है और इस बीच में बहुत वक्त निकल जाता है। रंजीत की माँ शारदा अक्सर सपने में भी अपने बेटे को देखा करती कि कब मैं अपने बेटे से मिलूंगी और कब मैं अपनी बहू से मिलूंगी। लेकिन जब रंजीत कहता है कि माँ तुम दादी बन चुकी हो, मेरा एक बेटा हुआ है, तो यहाँ पर शारदा फूली नहीं समाती और कहती है कि अब तो तुझे मुझे बुलाना ही होगा, मैं नहीं रह सकती तुम लोगों के बिना। तो लेकिन यहाँ पर रंजीत फिर मना कर देता है। लेकिन अब की बार वो बेटे के मना करने पर नहीं मानती है और चुप चुप एक प्लानिंग करने लगती है। बाजार से कुछ अपनी बहू के लिए साड़ी लेकर आती है, पोते के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है और उन सभी को अपना एक दुपट्टा बिछाकर और दुपट्टे में डालती है और सभी की एक पोटली सी बनाकर सर पर रखकर चल देती है। दोस्तों एक ट्रेन पकड़ती है, उसी शहर में पहुंचती है, उसी एड्रेस पर पहुंचती है क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा कहाँ पर रहता है। लेकिन वो भी अपने बेटे का आने का इंतजार करती है। लेकिन जब बेटा नहीं आता है तो वो खुद ही उस शहर में पहुंच जाती है। अब वो रिक्शे वाले से कहती है कि बेटा जो यहाँ का कलेक्टर है ना वो मेरा बेटा है, तू मुझे उसके घर पहुंचा दे। तो रिक्शा वाला भी हंसने लगता है और कहता है कि अरे माँ जी क्यों पागल बना रही हो, तुम जैसी का बेटा कोई कलेक्टर हो सकता है, तुम ऐसा कैसे कह रही हो। लेकिन वो कहती है कि तू चल मेरे साथ, बेटे को ही दिखाऊंगी तब तो तुझे यकीन आएगा। और वो रिक्शा वाला उस माँ जी को उस कलेक्टर के घर छोड़ देता है क्योंकि बाहर एक नेम प्लेट पड़ी हुई थी दोस्तों। वहां पर छोड़ने के बाद वो माँ जी उस गार्ड से कहती है कि बेटा मेरे बेटे को अंदर से बुला दे। तो वो गार्ड भी ऐसे ही कहता है कि अरे माँ जी मुझे नहीं लगता कि आप साहब जी की माँ जी होंगी। लेकिन फिर भी गार्ड हंसते हुए अंदर जाता है और साहब जी को बाहर बुला लाता है। जब कलेक्टर साहब बाहर आते हैं तो देखते ही कह देते हैं कि माँ आप तो गलत जगह पर आ चुकी हो, मेरी तो कोई माँ ही नहीं है, आप मेरी माँ नहीं हो। लेकिन वो बुजुर्ग माँ अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है कि ठीक है बेटा, तू मुझे शायद मैं गलत जगह पर आ गई हूँ क्योंकि अब तू काबिल हो चुका है तो तू मुझे क्यों पहचानेगा। और वो भावुक सी हो जाती है। लेकिन कलेक्टर साहब अपने परिवार के समेत अंदर चले जाते हैं। उसके बाद माँ जी चिट्ठी लिखवाती है और चिट्ठी में कहती है कि बेटा तू मेरी एक चिट्ठी लिख सकता है गार्ड से। तो वो गार्ड चिट्ठी लिखने बैठ जाता है और वो कहती है कि बेटा हाँ ठीक है, मुझे पता है कि तू अपनी जिम्मेदारियों में है, तेरा अलग परिवार है, शायद अब तुझे मुझे अपना परिवार नहीं मानता होगा, इसी वजह से आज तूने मुझे पहचानने से मना कर दिया। लेकिन मैं तेरी माँ हूँ, तुझे दुआ देती हूँ कि जो तेरा नया परिवार बना है हमेशा तू उस परिवार में खुश रहे, कोई भी बुरी चीज तेरे आसपास भी ना आए और तेरे ऊपर कभी भी कोई परेशानी आए तो वो परेशानी पहले मेरे ऊपर आए बेटा, और तू खुश रहे। मेरे दिल से यही दुआ निकलती है। अगर कभी माँ की याद आ जाए तो तुम्हारी माँ वहीं पर रहती है जहाँ पर पहले रहती थी। और वो बुजुर्ग महिला वो चिट्ठी गार्ड को देते हुए कहती है कि बेटा जब भी मेरा बेटा बाहर आए तो ये चिट्ठी मेरे बेटे को दे देना। और वहां से वो अपनी उस गठरी को लेकर वापस चली जाती है। दोस्तों जब ये चिट्ठी गार्ड लिख रहा था तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसे भी यकीन हो जाता है कि ये कलेक्टर साहब की माँ है। अब इसके बाद कलेक्टर साहब बाहर आते और कहते हैं कि मेरी माँ कहाँ पर है। तो गार्ड को पक्का यकीन हो जाता है कि वो साहब जी की ही माँ है। तो यहाँ पर
जो गार्ड होता है वो साहब जी को चिट्ठी दे देता है कि साहब आपकी माँ ये चिट्ठी देकर गई हैं, और कलेक्टर साहब उस चिट्ठी को सीने से लगाकर अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस चिट्ठी को पढ़ नहीं पाते। उनकी पत्नी उनके सामने आ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होने के बाद कलेक्टर साहब अपने कपड़े बदल लेते हैं, नाइट सूट में आ जाते हैं, और उसके बाद उनकी पत्नी उन कपड़ों को उठाकर रखने लगती है। पत्नी के कारण वो चिट्ठी को नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन जैसे ही पत्नी कपड़ों को उठा रही है कलेक्टर साहब की, तो वो चिट्ठी जमीन पर गिर जाती है। अब उस चिट्ठी को जो रंजीत है वो भी देख रहा है और उसकी पत्नी भी देख रही है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है रंजीत को चिट्ठी उठाने की, और उसकी पत्नी उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है। जब रंजीत की पत्नी उस चिट्ठी को पढ़ती है तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसे इंसान कैसे हो सकते हो, तुमने तो कहा था तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन ये तो सच में ही जो महिला सुबह आई है, बुजुर्ग महिला, वो तुम्हारी माँ ही है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रंजीत, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और एक बुजुर्ग महिला इतनी आस लेकर और मेरे लिए इतना सामान लेकर आई थी, क्योंकि जो सामान वो लेकर आई थी उस सामान का भी जिक्र उस चिट्ठी में होता है। और वो माँ क्या कह रही होगी मेरे बारे में कि मेरी कैसी बहू आई है, मेरे बेटे को दूर कर दिया मुझसे। रंजीत, तुमने तो मुझे जमाने के सामने बुरी बना दिया। अब यहाँ पर रंजीत, जिसकी आंखें पहले से ही भरी हुई थी, जो पत्नी से अपनी आंखों को छुपा रहा था, उसके बाद रंजीत भी जब उस चिट्ठी को पढ़ता है तो वो और भी रोने लगता है, और दोनों पति पत्नी गले मिलकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमने कौन सा पाप कर दिया, ये तो बहुत गलत है। हमारी माँ कितनी आशाएं लेकर हमारे पास आई थी और हमने उसी को अपने दरवाजे से भगा दिया। दोस्तों, रंजीत पूरी रात रोता रहता है। पूरी रात निकल जाती है रंजीत को, और सुबह करीबन 4 बजे वो दोनों पति पत्नी और उनका बेटा गाड़ी लेकर रात को ही चल देते हैं अपनी माँ से मिलने के लिए, और माँ के पास पहुंच जाते हैं। जब दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वो माँ, जिसकी आंखें खुल रही थी, आंखों से आंसू निकल रहे थे, शायद उन पलों को याद कर रही थी जब उसके बेटे ने कहा कि आप मेरी माँ नहीं हैं। तभी रंजीत अपनी माँ के चरणों में बैठ जाता है। माँ एक टूटी सी खाट में पड़ी हुई है और कहता है कि माँ, पैरों को पकड़ते हुए कि माँ, क्या अपने इस बेटे को माफ नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो शारदा होती है गुस्से में बैठी होती है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के सर पर हाथ रखती है। तभी बहू पैरों में गिड़गिड़ाती है और कहती है कि माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मेरी और इनकी जब शादी हुई थी तो इन्होंने मुझे नहीं बताया कि इनकी कोई माँ भी है, कोई परिवार में और भी है। इन्होंने कहा था कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन जब एकदम से आप घर पर पहुंच गई तो इनसे बात नहीं संभाले गई और इसने आपको पहचानने से मना कर दिया। इन सब की दोषी मैं हूँ, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो शारदा होती है वो भी रोने लगती है, और उसके बेटे बहू पहले से ही रो रहे थे और सभी गले मिल जाते हैं। शारदा कहती है कि अरे, बच्चों से तो गलती होती रहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। तो रंजीत कहता है कि नहीं माँ, अब मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। छोटा बच्चा भी रोने लगता है और माँ माँ कहने लगता है। शारदा उस बेटे को पुचकारती है, गले लगाती है और कई बार चूमती है कि मेरा पोता है, ये मेरा पोता है। और फिर शारदा कहती है, जैसे ही सुबह हो जाती है, 8-9 बजे का टाइम हो जाता है, उसके बाद शारदा अपने घर से निकलती है पोते को गोदी में लेती हुई, क्योंकि उससे झिल भी नहीं रहा था, मतलब इतनी बुजुर्ग हो चुकी थी। लेकिन तभी कहती है पूरे मोहल्ले वालों से कि देखो मेरे बेटे की कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरा बेटा है ना सच में ही कलेक्टर। क्योंकि सभी लोग शारदा को पागल बताया करते, कहते कि ये ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है, इसका बेटा तो शहर से घर भी नहीं आता है। लेकिन शारदा उस दिन सभी को बता देती है कि मेरा बेटा है और कलेक्टर है, और मैं एक कलेक्टर की माँ हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो शारदा का बेटा होता है वो सभी कॉलोनी वालों के सामने हाथ जोड़ता कहता है कि अगर किसी को भी मेरी वजह से या मेरी माँ की वजह से परेशानी हुई हो, क्योंकि जो शारदा थी उसका बेटा तो उसके साथ नहीं रहता, तो वो जो पड़ोसी थे उन्हीं से खाना ले लिया करती और उन्हीं से खाना लेकर खाया करती। तो यहाँ पर कलेक्टर साहब सभी का हिसाब किताब चुकता कर उसके बाद अपनी माँ को अपने घर में लाकर रखते हैं। और जो कलेक्टर साहब की पत्नी है वो बहुत अच्छी महिला है, वो भी अपनी सास का बहुत ख्याल रखती हैं, और दोस्तों ये परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी नासमझी की वजह से दोनों माँ बेटों में इतनी दूरियां हो जाती हैं कि जब वो बाद में मिटती हैं तो शायद बहुत आंसू निकलते हैं और लोग बहुत भावुक होते हैं। तो ये थी वो कहानी जहां पर एक कलेक्टर साहब ने अपनी माँ को पहचानने से मना कर दिया, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो आप अपनी राय जरूर रखा कीजिए। दोस्तों, ये कहानी प्रेरणादायक होती हैं, ये वो कहानियां होती हैं जो हमारे समाज में घट चुकी हैं,
हमारे आसपास होती रहती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई कई बेटे ऐसे होते हैं कि अरे वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, माओ से पिताओं से आज के जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप का ध्यान रखने से मना कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी मत बनिए और अपने माँ बाप का हमेशा ख्याल रखिए, मान सम्मान कीजिए। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।